कोरोना काल, चीन का जंजाल। नमस्कार। चीन के साथ भारत के विवाद के बहुत सारे पहलू हैं। पहली कड़ी में हमने ये समझने की कोशिश की कि इसका इतिहास क्या है और वो सारा जो इलाका है उसका भूगोल क्या है। दूसरी कड़ी में हमने जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर वजहें क्या हैं चीन के भीतर की, चीन के बाहर की, जिसकी वजह से चीन अचानक इतना बेकाबू होकर दुनिया में तरह तरह के खेल कर रहा है और भारत के साथ विशेष तौर पर सीमा पर जिस तरह का खेल चल रहा है। आज वो कहता है डिसएंगेजमेंट होगा, कल कोई नया मोर्चा खोल देता है। उसकी वजह क्या है? चीन के साथ विवाद की पृष्ठभूमि और उसके भविष्य को जानने समझने की कोशिश में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, चीन के मामलों के जानकार, तिब्बत के अध्येता विजय क्रांति से, जो सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। विजय जी, फिर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हमने बात यहाँ छोड़ी थी कि एक दिन वो आएगा जब चीन भीतर से टूटेगा और बाहर से पिटेगा। चीन का सबसे करीबी पड़ोसी जो भारत है, वो बरसों से, आपने जिक्र किया 1949 से, उसके जुल्म का, उसके वैशीपन का, उसके विम्स का शिकार है। और हर मौके पर, ऐसा नहीं है, एक 62 के युद्ध को अगर हम शायद छोड़ दें तो भारत ने काफी मुंह तोड़ सामना किया है, जवाब दिया है चीन को। 1971 के युद्ध के समय में भी जब चीन ने मोर्चा खोलने की कोशिश की थी तो उसे बाकायदा जवाब दिया गया था। फिर डोकलाम में जवाब दिया गया। 1967 में नाथुला और चोला में जो लड़ाई हुई थी, उस समय भी चीन को काफी मजबूती से उसका सामना किया गया। अब प्रश्न यह है कि भारत के सामने विकल्प क्या क्या है। कुछ लोग कहते हैं आर पार की लड़ाई हो जाए, खेल खत्म हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? नहीं, देखिए ऐसा है। भारत के जो नीतिवान थे चाणक्य और चीन के थे sun tzu, इन दोनों का एक बात ये थी साझी कि लड़ाई जो है तब की जाए जब आप जीतने के बारे में पक्का हो। लड़ाई को तब तक टालिए जब तक आप इतने मजबूत हो जाएं कि आप भी मुंह तोड़ सकें। चीन ने तो उस मायने में ये अपनी नीति पर बहुत अच्छा पालन किया, वो मजबूत होता रहा है। भारत ने शुरू में इसको इग्नोर किया, नतीजा हुआ कि 1962 में भारत को बहुत अपमान झेलना पड़ा मोर्चे पर। फिर उसको समझ में आई, तो तब से भारत की स्थिति, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, कि उसके बाद भारत जाग गया और भारत की जो तैयारी है वो लगातार सुधरती रही और अब तो नए दौर में आ गई है। अब ये तो तय है कि अगर युद्ध होता है, ऐसे होना नहीं चाहिए, अभी भारत के हित में नहीं है और चीन के भी हित में नहीं है। युद्ध करने का मतलब होगा सिर्फ भारत को नहीं, उन सब शक्तियों को प्रोवोक करना जो चीन के ना तो उभरने से खुश हैं और ना अपने किसी मित्र देश के पिटने से खुश होंगी। लेकिन असली बात यह है कि इस वक्त युद्ध कोई विकल्प है नहीं और उसकी बात की जरूरत नहीं है। जहां तक भारत की बात है, भारत को इस वक्त युद्ध भी टालना है और उसके साथ साथ ये देखना है कि युद्ध के मोर्चे पर गए बिना और ऐसे कौन कौन से मोर्चे हैं जहां हम मोर्चा खोलें और चीन जो है वहां उसकी हालत जो है वो हताशा भरी हो, हम उसकी बाह मरोड़ सकें, हम उसे घुटनों पर ला सकें। तो ऐसे इलाके बहुत सारे हैं। मैं मोटे मोटे अगर गिनाऊं जी, तो एक तो ये है, सबसे मजबूत जो कार्ड है इस वक्त इंडिया के हाथ में, वो तिब्बत है। तिब्बत की आजादी के सवाल पर अब भारत को अपनी नीति बदल देनी चाहिए। एक जमाना था, लोग कहते हैं, नेहरू जी की आलोचना करते हैं कि उन्होंने ये गलती की, वो गए नहीं। मेरा सोचना ये है कि उस समय के अनुसार जो उनको आदर्श जो उस समय के थे और उस वक्त की जरूरत थी, उन्होंने फैसले किए। अगर बाद में उनमें कोई फैसला गलत हुआ भी है तो हमारे पास समय है उसको ठीक करने का। तो उस हिसाब से नेहरू जी ने पीछे बहुत सारी ऐसी बातें छोड़ी हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। एक बात जो है, तिब्बत के मामले में चीन को भारत सरकार को कह देना चाहिए कि भैया तुमसे हमें सीमा पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम ऐसे जगह खड़े होकर हमारे देश पर हक जता रहे हो जहां तुम्हारा रहना गैर कानूनी है। तिब्बत पर तुम्हारा कब्जा गैर कानूनी है, हम इसको मान्यता नहीं देते। इसलिए क्योंकि वो तिब्बत है, इसलिए तुमसे क्यों बात करें उस सीमा की। जब तिब्बत की सरकार होगी तो हम उससे लद्दाख के और अरुणाचल के बारे में बात कर ले। तो इससे चीन बहुत परेशान होने वाला है। बिलबिला जाएगा मेरा ख्याल। बिल्कुल बिलबिला जाएगा, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी कहता है और सारे देश मान जाते हैं।
हम ताइवान पर भी उसका विरोध नहीं करते, हांगकांग पर भी नहीं करते, तिब्बत पर भी नहीं करते, ईस्ट तुर्किस्तान पर भी नहीं करते। और वो हमारे कश्मीर का सवाल रोज उठाता है और हर जगह उठाता है, पाकिस्तान की मदद करता है। एक है तिब्बत है, दूसरा ये जो आजादी मांग रहे दूसरे देश हैं ईस्ट तुर्किस्तान और साउथ मंगोलिया, उनकी आजादी के बारे में भारत को खुली नीति अपनानी चाहिए कि हम उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हम उसका समर्थन करें। तो इसलिए भारत के पास अब नैतिक, राजनीतिक और कानूनी सारे अधिकार हैं कि वो इन देशों की आजादी की सवाल को उठाए। अगर हम अमेरिका का उदाहरण दें, हालांकि अमेरिका कोई उदाहरण दुनिया के सामने हो सकता है ऐसा मुझे लगता नहीं, फिर भी उइगुर के मामले में अभी जो कानून राष्ट्रपति ट्रंप ने पारित किया है जी, कि वहां के लोगों को प्रताड़ित करने वाला, उनको शिविरों में रखने वाला, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी अधिकारी अब पाबंदियों का सामना करेगा। उससे जिस तरह से चीन तिलमिलाया है, आपका जी, इशारा कुछ उस तरह के उपायों की तरफ भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, उइगुर जो मुस्लिम है, जो ये ईस्ट तुर्किस्तान है, जिसको शिनजियांग कहते हैं, वो पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहाँ चीन सरकार ने ये हालत की है कि पिछले कुछ बरस में वहाँ उन्होंने बड़ा आधुनिकीकरण किया, बड़े शहर बना दिए नए, और बस्तियां बना दी हैं, हवाई अड्डे बना दिए, रेलवे स्टेशन बना दिए, सड़कें बना दी। वो कह रहे हैं कि हम उइगुर के कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या किया कि करोड़ों जो हान नागरिक हैं, उनको पिछले 60 साल में ईस्ट तुर्किस्तान में और तिब्बत में और साउथ मंगोलिया में बसाकर उनकी बस्तियां खड़ी कर दी हैं, और कोशिश कर रहा है कि वो लोग अपने ही देश में अल्पसंख्यक और अर्थहीन अल्पसंख्यक होकर रह जाएं। मतलब डेमोग्राफी बदल दी है। हाँ, तो वो बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका विरोध हो रहा है वहां। तो इस वक्त शिंजियांग वाले इलाके में ऐसे कई कैंप हैं जहां दसियों लाख लोग बंद करके रखे हुए हैं। चीन कहता है कि हम इनको ना शिक्षा दे रहे हैं, हम इनके ना एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन असल में उन लोगों को बंद करके रखा हुआ है। तो अमेरिका ने उस पर आवाज उठाई है कि इनके मानवाधिकारों की रक्षा हो। मुझे लगता है कि भारत में भी जहां, और खासतौर से भारत का जो में जो जो सोचने वाले लोग हैं, इस्लाम के प्रति प्यार रखने वाले लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो इस्लाम के साथ अत्याचार वहां हो रहे हैं, चीन कर रहा है, उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए और उनकी आजादी की भी बात करनी। क्योंकि हम पूरे संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रास्ता भी है जी कि हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत सारे नाम शुरू में लिए हैं कि उन लोगों को गोलबंद किया जाए। जैसे अभी हाल ही में नेटो की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जो प्रतिनिधि थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि दुनिया के संचार नेटवर्क को चीन से बचाने की जरूरत है और सारे देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो गोलबंदी की संभावना है, वो कितनी देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बहुत ही रोचक बात है। अभी तक हर कोई ये सोच रहा था कि चीन ने औद्योगिक तरक्की बहुत कर ली, उसने उसका एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसलिए वो बहुत ताकतवर हो गया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इतना एक्सपोर्ट करने वाला हो जाना, इतने उत्पादन करने की क्षमता हो जाना, अगर आपके लिए शक्ति का स्रोत है, तो उसकी वजह से आप अपाहिज भी हो सकते हैं, जैसे इराक ईरान में हुआ। अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ही सिर्फ अगर तय कर लें, जो बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं इस वक्त चीन से, हम्म। कि अब चीन के साथ हम व्यापार या तो नहीं करेंगे या बहुत सीमित करेंगे, तो बुरा हाल हो जाएगा चीन का। चीन जो है वो अंदर से ही फूट जाएगा, क्योंकि उसके उद्योग बंद होंगे और वहां पर जो विद्रोह खड़ा होगा वो कम नहीं होगा। तो ये जो जिसको अभी तक हम शक्ति मान रहे थे चीन की, वो उनके लिए मुसीबत भी बन सकता है। बाकी एक चीज और है जो पश्चिम में अब महसूस की जा रही है कि 1970 वाले दशक में ये माना जाता था कि राष्ट्रपति निक्सन अमेरिका के और उनके साथी हेनरी किसिंजर, हम्म। कि ये बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। पर आज अचानक दुनिया को समझ में आ रहा है कि इतिहास के सबसे मूर्ख राजनेताओं में ये दो लोग रहे, हम्म। निक्सन और किसिंजर। हेनरी किसिंजर। उसका कारण क्या है कि अब पता लग रहा है अमेरिकी लोगों को कि इन्होंने शुरू में तो जाकर माओ की गोद में बैठने की इसलिए कोशिश की कि इनको डर लग रहा था कि सोवियत यूनियन कहीं हम उससे लड़ाई में हम कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, तो इसलिए चीन को शह देते हैं।
तो चीन को शह देने के लिए उन्होंने क्या किया कि चीन अभी तक पूरी तरह में अछूत हुआ था दुनिया में, उसको वो इज्जत दे दी। तो इन दोनों ने पॉलिटिकल रिस्पेक्टेबिलिटी जो दे दी चीन को, जो उसका अधिकारी वो नहीं था एक तानाशाह व्यवस्था की वजह से, पहले वो मिली। फिर इन लोगों ने उनको अपनी टेक्नोलॉजी दी कि भाई तुम अपने यहाँ उद्योग लगाओ, तुम्हारे यहाँ जो मजदूरी बड़ी सस्ती है तो हमारी कंपनियां वहां आएंगी। तो कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी दी, फिर अपनी फैक्ट्रियां उठाकर वहां लगा दी, फिर उसके बाद वहां प्रोडक्शन हुई, उसमें भी फाइनेंस दिया उनको, पैसा पूंजी दी, और फिर जो माल वहां पैदा हुआ उसको उठाकर अपने यहाँ खरीदा, यानी अपना रोजगार भी नष्ट किया और सारी सुविधाएं दे दी। अचानक इतने वर्षों के बाद उनको समझ में आया कि ये तो फ्रैंकेनस्टाइन बन गया। अब वो उसी टेक्नोलॉजी, उसी पूंजी, उसी इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके दुनिया पर धाक जमा रहा है। अब अमेरिका में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि वो नीति बहुत खतरनाक थी और उसके नतीजे जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। अभी इटली का एक उदाहरण है, बड़ी रोचक है। जो कोविड की जो जो फैलाव के पीछे सबसे बड़ा कांड क्या हुआ कि वुहान क्षेत्र जो है, वुहान का और इटली का रिश्ता बहुत गहरा है। इटली में जो टेक्सटाइल और गारमेंट की इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है, उसमें चीन के साथ उनकी जो संधि हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लाखों चीनी कर्मचारी जो हैं वो नॉर्थ इटली में आकर बस गए हैं। वहां की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पर कब्जा उनका है, उन्होंने कंपनियां खरीद ली है और धीरे धीरे वहां की व्यवस्था पर ऐसा हो गया है कि वहां चीनी नागरिक लाखों की संख्या में है। अभी इस क्या हुआ कि जो न्यू ईयर चीन का हुआ, वो उस सिलसिले में चीनी लोग जो है न्यू ईयर पर घर जरूर जाते हैं। और वुहान का जो अभी कांड शायद इसलिए समझ में आएगा कि वुहान को क्यों चुना गया वायरस फैलाने के लिए, कि वुहान दुनिया में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है इंडस्ट्री के मामले में, जहां सबसे ज्यादा चीनी कर्मचारी दूसरों में देश जाकर बसे हुए हैं। हर साल वो आते हैं चीन में नए साल पर, तो वो जाते हुए ये वायरस भी लेते गए। और इसीलिए शुरू में इटली में सबसे ज्यादा फैला हुआ, सबसे ज्यादा मौतें। बिल्कुल, इटली में हुआ ना। इटली में जब फैला हुआ और वहां के लोग डरने लगे, तो तब चीनियों के खिलाफ वहां कैंपेन शुरू हुआ कि चीनी के पास मत जाइए। तो तब वहां की सरकार ने एक कैंपेन चलाया, हग द चाइनीज, कि उनको आलिंगन करो चाइनीज के साथ, ये हमारे दोस्त हैं। और नतीजा ये हुआ कि वो जो वायरस है इतना भयंकर फैला कि इटली की तो बुरी गति करती उसने, और वहां से फिर सारी दुनिया में फैला है। तो ये जो नई स्थिति है, इसमें आज चीन की वो दुखती रगें जो हैं वो सबके हाथ में आ रही हैं। और अब लगता है कि एक बार ये देश अपने कोविड की जो भयावहता है उससे बाहर निकल आए, फिर उसके बाद ये देश चीन का लिहाज नहीं करने वाले। फिर आप देखिएगा चीन के साथ क्या होगा। विजय जी, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अचानक सबको चौंका के एकदम लेह पहुंच गए और वहां एक पोस्ट पर जाकर उन्होंने सैनिकों से बात की, तो ये जो पोस्चरिंग है, ये जो एकाएक प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना अपने सैनिकों के बीच, तो इसका क्या अर्थ आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो मोदी जी ने कदम उठाया है, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक और साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल काफी बड़ा होने वाला है। आपको याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था 1971 में? जी, जब चीन ने अपने मोर्चे खोलने की कोशिश की थी, जब हम बांग्लादेश में उलझे थे, जुलाई की बात है। जी हाँ। संयोग है कि जुलाई का ही महीना था, शायद 14 जुलाई की तारीख। जी हाँ। तब भी इंदिरा जी ने अपने सारे काम दिल्ली में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्रधानमंत्री के पास, उनको छोड़कर वो सीधी मोर्चे पर गई थी। ठीक वही काम मोदी जी कर रहे हैं जी। ये नेतृत्व की क्वालिटी को दिखाता है, उसकी गंभीरता को दिखाता है, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है घटनाओं के साथ, खासतौर से देश की सुरक्षा के साथ, उसको दिखाता है। और अब आप सोचिए कि चीनी सैनिक जिनके यहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था है, तानाशाही है, जिनके यहाँ अपने जनरल सेक्रेटरी के दर्शन भी नहीं होते किसी को, एक तरफ वो सैनिक है और एक तरफ भारत का सैनिक है जिसके पास उसका प्रधानमंत्री आकर उसके मुंह में मिठाई रख देता है। तो ये जो अंतर है, ये कहीं भारत के सैनिक का जो हौसला है, उसका जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, और जो इरादा है दुश्मन को सीधे दो हाथ होने का, ये उसको कहीं बढ़ाता है।
और ये कंट्रास्ट तो मुझे लगता है कि चीनी सैनिकों को भी दिखाई देगा और कहीं मन में सोच रहे होंगे। और चीन के सैनिकों की आप बात कर रहे हैं, वो भी तो देखेंगे ना कि सामने जिसके खिलाफ हम खड़े हैं उसका सीओडी वहां है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आर्मी चीफ है, और स्वयं देश का प्रधानमंत्री वहां खड़ा है, तो कुछ तो झुरझुरी होगी ना। उनको समझ में आ जाएगा कि मुकाबला कुछ सैनिकों से नहीं है, पूरे देश से है, और वो बहुत मायने रखता है। और आप उसके साथ सोचिए कि जिस तरह से जो आत्मबल बढ़ेगा भारतीय सैनिकों का, वो सिर्फ उस चौकी पर थोड़ी बढ़ेगा, वो पूरे की पूरी जो फौज है, थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, वो कहीं पर भी हो, उन्हें जब ये महसूस होता है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो फिर उनके, आप सोचिए कि उनके जो अपने तेवर भी और अपना आत्मविश्वास भी कैसा बढ़ जाएगा। ये मुझे लगता है, ये जो आपने शब्द बहुत खूबसूरत पोस्चरिंग जो है जी, ये बिल्कुल सही, राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, रक्षा नीति की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक, ये बहुत अच्छा कदम है। तो हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में वायदा किया था कि ये श्रृंखला 3 किस्तों में होगी, पर बातचीत इतनी दिलचस्प और सारगर्भित हो गई कि अभी लोभ सम्वरण हो नहीं रहा है, और अभी एक चौथी कड़ी हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक विकल्पों की, भारत के सामने जो आर्थिक विकल्प हैं। नमस्कार।